प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वे आप सीरीज का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के मोटिवेशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। विगत कई वर्षों के परीक्षाओं के जो रिजल्ट पेंडिंग हैं, परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, उनके अपडेट के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी भर्ती है और क्या प्रिपरेशन इस समय किया जाए, किस चीज़ पे फोकस किया जाए जिससे आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। अब की आपकी बारी। तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम क्रम वाइज करें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। बात यहाँ आप कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं और पहले से जानते हैं कि इसका नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार भर्ती परीक्षाएं कराता रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपके समूह ग और घ की भर्तियां होती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2017 के बाद सरकार द्वारा यह लागू कर दिया गया था कि समूह ग और घ की जो भर्तियां होंगी, उन भर्तियों में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु उसके पहले की भी कुछ ऐसी भर्ती हैं जो अभी भी प्रोसेस में हैं, यानी प्रक्रिया उनकी चल रही है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई हैं, ना ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। बात कर रहे हैं 2016 के जूनियर असिस्टेंट की। इस प्रकार से कई ऐसी भर्तियां हैं जो 2016 की किसी कारण से फंसी पड़ी हुई हैं। उसी तरह से 17, 18, 19, 20 और 21 में कई भर्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। एक दो नहीं, इस प्रकार से 10 लाख अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी के चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। यानी ना तो उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और ना ही वो इस चीज़ को छोड़ करके हट पा रहे हैं, यानी ना तो कोई नया काम कर पा रहे हैं ना हट पा रहे हैं। तो कैसे आप अपने नए काम को करते हुए अपने तैयारी को जारी रखेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। कैसे आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और आने वाले भविष्य में आप अपनी सफलता को पा सकते हैं, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो अभ्यर्थी दिशा भ्रमित हो गए हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं और उनके माइंड में नेगेटिव थॉट ने पूरा घर बना लिया है, उन लोगों को वहाँ से निकलना होगा और अपने भविष्य के मार्ग पे आगे बढ़ना होगा। कैसे करना है सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। बने रहें। यह वे आप सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इसके बाद आपको कल लगातार आपकी वीडियो जाते रहेंगी। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा था, वे आप सक्सेस सफलता के 4 सूत्र, तो जरूर देखिएगा। यह ना सिर्फ आपके अभ्यर्थी जीवन से संबंधित है बल्कि आपके भविष्य के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, लाभदायक है, आपको लाभ देगा। बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की। अगर हम बात करें, शुरुआत करें, तो यूपी ट्रिपल एससी में हमारे उत्तर प्रदेश के एक दो बच्चे नहीं, लगभग 30 से 35 लाख बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी एक संस्था है जिस संस्था में लगातार युवाओं को जॉब मिलती रही है, जिससे उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में जहाँ पे अभ्यर्थियों में इंग्लिश ग्रामीण सेक्टर ज़्यादा होने के कारण, इंग्लिश में थोड़ा सा वीकनेस के कारण यह एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से दूर हट करके कहाँ पे जॉब करना ज़्यादा उचित समझते हैं? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपके इंग्लिश से 2-3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भी नहीं जानते हैं तो भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जैसा बताया जाता है कि इंग्लिश सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो यह उत्तर प्रदेश में आप पीसीएस बन सकते हैं। अगर आपको कॉमनली कक्षा 8 तक की इंग्लिश आती है तो आप पीसीएस का भी पेपर दे करके पास होकर के बन सकते हैं। उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, चूँकि और भी उसमें सेक्शन होते हैं जहाँ से आप पास हो जाते हैं। तो बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्य में एक भर्ती कराने वाली संस्था लगातार 3 साल से असफल रही है। ना तो कोई संपूर्ण रूप से पेपर कराए गए हैं, जो पेपर कराए गए, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, जिसका भर्ती पूरी प्रक्रिया हो गई, वह भी भर्ती निरस्त कर दी गई। हम बात कर रहे हैं वीडियो एग्जाम की। विलेज डेवलपमेंट अफसर, यानी जिसे आप ग्राम पंचायत या सेक्रेटरी अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उन अधिकार उसका पेपर, वीडियो का भी पेपर आपका निरस्त कर दिया गया, जिसकी
अनुमानतः डेट जो मानी जा रही है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो मानी जा रही है वो सितंबर में मानी जा रही है। अगस्त या सितंबर में, 15 अगस्त के बाद सितंबर तक आपका पेपर हो सकता है। तो जो मित्र उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका पिछली बार सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, तो उनसे मैं बता दूं कि आपके तीन ही चीज़ आते हैं। देखिए, अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पाना चाहते हैं नौकरी, तो आपकी हिंदी एकदम, आपको हिंदी में ब्रिलियंट होना चाहिए। दूसरी, अगर बात कर लें हिंदी की बात, तो रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी है जीएस और जीके। जीके का एक पोर्शन है जीए। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। जैसे हम बात करें अगर जनरल अवेयरनेस की, तो जीएस में हम लोग कॉमनली चीज़ें जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या है, या हिमालय की ऊंची चोटी क्या है, या 10 डिग्री से 10 डिग्री चैनल किसे कहते हैं, वे ऑफ बंगाल क्या है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानते हैं जो जीएस और जीके के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जीए एक ऐसा पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस की, जो करंट की चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों से उठा करके प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो है आपका इजराइल, उसके बाद फिलिस्तीन, वहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। उसके राज्य राजधानी, वहाँ पे दूतावास, आपके भारत के दूतावास से वहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। वहाँ पे जो है वहाँ के उद्योग से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस। यानी दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। यानी इसके लिए आपको न्यूज देखनी चाहिए, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, इसके लिए आपको अलग अलग सीरीज जो अलग अलग चैनल के माध्यम से, या आपके टीवी सीरियल के टीवी में न्यूज के माध्यम से, या जैसे डीएनए करके वो आती रिपोर्ट आती है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो उससे क्या होता है, जनरल अवेयरनेस आपका पीक लेवल पे चला जाता है, जिससे आने वाले आपके प्रश्नों में ऐसा माना जाता है कि 60% जीएस का पोर्शन जो होता है, 60% उसमें जनरल अवेयरनेस का प्रश्न पूछा जाता है। यानी आपको अपने दैनिक जीवन में आंख कान खुले रखना है, यानी क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उस पर आपको कड़ी नज़र रखनी है। देश विदेश तक आपकी जानकारी होनी चाहिए। कहने के लिए तो छोटा सा प्रश्न होता है कि आपको इजराइल की राजधानी नहीं आ रही है, लेकिन यह प्रश्न अगर आप नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके भारत के राज्यों के राजधानी भी आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न हो जाता है। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि जो जनरल अवेयरनेस है, इसे हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग करना है, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जैसे यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो हमें ये याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नया रोड बना है, कौन सा नया विश्वविद्यालय बना है, कहाँ पे मुख्यमंत्री ने क्या उद्घाटन किया है, या किस जनसंख्या रिपोर्ट क्या है। इस तरह से उत्तर प्रदेश, उसी तरह से भारत के परिप्रेक्ष्य में, जैसे ये अभी आपका ताउते तूफान आया, ताउते मानसूनी जो चक्रवात आया है, इस चक्रवात को अब ध्यान में रखना होगा कि ताउते नाम किसने दिया, ताउते कहाँ का शब्द है, मानसून के नाम कैसे दिए जाते हैं, चक्रवात क्यों आता है, या अरब सागर में चक्रवात आने वाला जो है वो क्या होता है, चक्रवात कैसे बनते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं, ये जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होते हैं। यह चीज़ें कहने के लिए बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब आप याद करते हैं, रटते हैं, तो ये चीज़ें भूल जाती हैं। क्लियर है। उसी तरह से हिंदी की अगर हम बात करें, तो हिंदी में आपके बहुत सारी बुक आती हैं, जिस बुक के माध्यम से आप हिंदी की अच्छी तैयारी कर लेते हैं। परंतु जब आप हिंदी के बारीकी को देखते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है, शत्रुघ्न होता है। तो जब हम उच्चारण गलत करते हैं तो हम गलत लिखते भी हैं। और जब शुद्ध अशुद्ध शब्द आते हैं तो वहाँ पे हम चूंकि शत्रुघ्न बुलाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे शत्रुघ्न लिख देते हैं, शत्रुघ्न नहीं लिखते हैं। हमारी भाषा में भोजपुरी, अवधी, मिथिला, ब्रज, इन भाषाओं का मिक्सचर पाया जाता है। हम शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते, शुद्ध इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, और शुद्ध भोजपुरी, अवधी और ब्रज क्षेत्र, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र को भी अच्छी तरह से हम बोल नहीं पाते। इसका कारण है कि हमारी हिंदी जो है, वह हिंदी हमारी लिखित के रूप में क्या हो जाती है, वो अगर लिखित के रूप में कहा जाए तो हमारी हिंदी अशुद्ध हो जाती है। और जब अशुद्ध हम लिखते हैं तो हमारा नंबर वहाँ से कटता है। इसलिए
आपको चाहिए कि हिंदी को लिख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध अशुद्ध शब्दों की तैयारी करें। मुहावरों, लोकोक्तियों, पर्यायवाची शब्दों और विलोम, इन सभी शब्दों की अच्छी से तैयारी करें। यदि इन शब्दों पे आपकी अच्छी पकड़ होगी, जिसे शब्दकोश कहते हैं, तो अलंकार, रस, छंद, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे आपसे अलंकार का कोई प्रश्न पूछा गया लेकिन आपको उस शब्द की मीनिंग ही नहीं आ रही, तो आप उसका अलंकार नहीं निकाल पाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी में, तो इसका महत्व 2 से 3 प्रश्नों का होता है। यानी अगर प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचयिता के नाम हम अच्छी तरह से याद कर लें, तो हम बड़े उनके रचयिता के नाम या उनके रचे गए पाठ्यक्रम जो किताबें हैं उनके नाम अगर हम अच्छी तरह से याद कर लें, तो बड़े आराम से हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को हम पूरा कर सकते हैं। उसी तरह से पत्र व्यवहार से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पत्राचार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 10 और 12 के सिलेबस में रखा गया है। यानी हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जीके पे हमें अच्छी तरह से पकड़ बनानी चाहिए। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन थोड़े बहुत से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सोर्स कम है। वो आपने पढ़ा था, एक अनार 100 बीमार। तो वही बात है कि यहाँ पे रिसोर्सेस कम हैं और चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपटीशन लेवल अपने चरम पे है। अतः आपको रीजनिंग में कम से कम इतना परिश्रम करना चाहिए कि आपके रीजनिंग में यदि आपसे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके 39 यानी 39, 38 या 40 के 40 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। क्योंकि जनरल अवेयरनेस और जीके का जो पोर्शन होता है, हिंदी का जो पोर्शन है, उसमें से 2-1 प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहती है। सारी चीज़ें याद नहीं रहती, गलती होने की संभावना रहती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण पूर्ण हो, कोई पूर्ण नहीं है, गलती होने की संभावना रहती है। लेकिन रीजनिंग ऐसा सेक्टर है कि अगर आप अपने आप को बिल्डअप कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरे में पूरा प्रश्न पा सकते हैं। हमारे ही आपके बीच से निकला हुआ अभ्यर्थी बैंकिंग में, एसएससी में पूरे में पूरा प्रश्न पाता है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद की अगर हम बात कर लें, अब बात करते हैं, हमने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश में चयन पाने के लिए आपके 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस पे चर्चा की, हमने हिंदी पे चर्चा की, हमने रीजनिंग के कुछ पोर्शन पे चर्चा की। बात कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग की। यहाँ पे जो फ्यूचर प्लानिंग है, देखिए फ्यूचर प्लानिंग कहाँ से होती है? फ्यूचर प्लानिंग कोई किसी की नहीं कर सकता। फ्यूचर प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। इवन पशु पक्षी भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। मैं आपसे बता दूं, जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति रोना शुरू करता है कि यदि हमें पता होता तो हमने नोट को एक्सचेंज कर लिया होता। जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी पे सबने क्या कहा कि जब हमको पता होता तो हमने नोट को क्या किया होता, एक्सचेंज कर लिया होता। देखिए भविष्य में सारी चीज़ें जो आपके सामने आने वाली हैं, वो चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि वो आपको बता के आएंगी। कोई खतरा आपको बता के नहीं आता। उसी लिए तो टेक्नोलॉजी लगाई जाती है कि मानसून आने वाला है, आपके चक्रवात आने वाले, तो वो टेक्नोलॉजी ही बताता है, मौसम विभाग बताता है कि हाँ भाई ये चक्रवात आने वाले हैं, आप सजग हो जाइए। लेकिन बहुत सारी लाइफ जब आपको कोई चीज़ देती है तो वहाँ पे चीज़ें नहीं आती कि वो आपको पहले बता देगी कल आपको सांप काटेगा, आप आज सजग हो जाएं। ऐसी चीज़ें तो आपको नहीं आएंगी। ये चीज़ें आपको खुद से प्रिपेयर है, यानी अपने आँख कान को खोल कर रखना कि अगर आप खेत में काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं हम ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे खतरा हो सकता है। बिजली के काम कर रहे हैं तो बिजली में ऐसी चीज़ तो कहीं नंगा तार तो नहीं है जिसे हम टच कर रहे हैं करंट मार दे। यानी आपको खुद सजग रहना होता है। वही चीज़ें है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी ऐसी भर्ती है जो पेंडिंग है। लगभग 57,000 पदों पे भर्ती होनी है। मैं बातों को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। 57,000 पदों पे भर्ती होने वाली। अब फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ मजबूत है, आप तैयार हैं, तब तो आप रेस को क्रॉस करेंगे। लेकिन अब आप बैठ के रो रहे हैं भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही, तो भैया आपकी तैयारी तो है नहीं। आप सिर्फ रोना रो रहे हैं कि भर्ती आएगी तो तैयारी करना शुरू करेंगे। कुछ तो ऐसे खच्चर होते हैं, फार्म भर देते हैं,
सिलेबस भी हमारे जैसे यूट्यूबर्स के माध्यम से मिल जाता है तब तो अच्छी बात है। कभी कभी वो यूट्यूब देखना भी नहीं पसंद करते, कहते क्या फालतू ही लोग टाइम पास करते हैं। पता चलता है कि पेपर कल कल पेपर है, तो आज ये सब फ़ोन करते हैं। और फ़ोन करके मेरे साथ भी कई ऐसी वाक़यात हुई हैं कि मेरे चैनल पे कई लोगों ने कॉल किया है। यहाँ पे नंबर है, आपको भी कुछ जानना होगा तो आप यहाँ पे कॉल करके, यहाँ पे नंबर नहीं लिखे गए, नंबर यहाँ पे 8004109989, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले लेंगे। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए कि इसमें सिलेबस क्या है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि यह व्यक्ति पेपर देने क्यों जा रहा है, जिसको ये भी नहीं पता है कि हम जिस चीज़ का पेपर देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो वो व्यक्ति कितना क्रॉस करेगा, कितना कंपटीशन को बीट करेगा और कितना आगे तक जाएगा। यानी यह व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर के सजग नहीं है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, अपने फ्यूचर को लेकर के सजग नहीं रहेंगे, अपनी तैयारी को लेकर के चिंतित नहीं रहेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं पढ़ा सकता, नहीं बता सकता, नहीं सिखा सकता। अब बात यह है कि 57,000 जो भर्तियां हैं यह अलग अलग है। जैसे इसमें लेखपाल है, वीडियो है, आपका वीडियो का पेपर कैंसिल है और नई वीडियो की भी भर्ती आने वाली है। वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट के पद हैं जिसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, ठीक है। कुछ बोरिंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक फिटर इत्यादि के अलग अलग पद हैं। जेई के कुछ पद हैं, जेई आप जानते होंगे, ठीक है, बिजली विभाग में। तो इस प्रकार से सारे पद को अगर मिला दिया जाए, कुछ कलर के पद हैं, लोअर पीसीएस का कुछ पद है, तो इन पदों को अगर मिला दिया जाए तो आपके एक दो पद नहीं, लगभग 57,000 पद पेंडिंग है, जो कि सरकार की पूरी प्लानिंग है कि हम चुनाव से पहले कराएंगे। यानी यदि आप तैयार रहेंगे तो आपको इसका लाभ हो सकता है चुनाव से पहले मिल जाए, यानी 2022 से पहले आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं यदि भर्ती हुई तो। लेकिन यदि आप बैठ करके ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर पूरी ज़िंदगी आपकी सोचने में निकलने वाली है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी बात मानिए, कलम उठाइए, कापी उठाइए और अपने अध्ययन को प्रारंभ करिए, जिससे आने वाले भविष्य में आप अपनी ताकत को और मजबूत कर सकें, बेहतर से बेहतर कर सकें और सफलता के शिखर पर पहुंच सकें। इसी उम्मीद विश्वास के साथ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इस बातों से विश्वास भी होगा, आप अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर ही सारी ताकत है, आप खुद करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी उम्मीद विश्वास के लिए यह सीरीज लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सीरीज आपके जीवन में एक बड़ा एक्सचेंज लाएगी, बड़ा परिवर्तन लाएगी, बड़ा बदलाव लाएगी, जिससे आप अपने सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इसी विश्वास उम्मीद के साथ आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक और ज़रूर पहुँचाइएगा। कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।